हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसवंदे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 5 का कुल्हान यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर 9, 10 एंड 11। ओके, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय की बर्बादी किए हुए। तो मेजर पेपर 9 में हमारा पेपर टाइटल क्या है? नाट्य साहित्य। ओके, नाट्य साहित्य। इकाई 1 में क्या पढ़ना है आपको? हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। तो हिंदी नाटक पढ़ने से पहले हमें इनका प्राचीन उत्पत्ति इनका देखना होगा। क्या है भाई? तो हमारे जो थे भरत मुनि जी, उनके अनुसार क्या है कि देवताओं के आग्रह से क्या किया? देवताओं ने आग्रह किया किससे? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी से क्या कहा कि समाज में बहुत अनैतिकता फैल गई है, भ्रष्टाचार फैल गई है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? 4 वेद जो हमारे हैं सबसे कुछ ना कुछ लेके पंचम वेद का रचना की। ठीक है, पंचम वेद की रचना की, जिसमें क्या नाट्य शास्त्र दिया गया। ठीक है, और इनको सबसे पहली बार परफॉर्म किसने किया था? तो भरत मुनि के जो 100 पुत्र थे उन्होंने मिल के इन्हें किया था, जिसका नाम था देवतासुर संग्राम। ओके, नाट्य सबसे पहले इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया गया। इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद संस्कृत नाटक बहुत ज़्यादा उसका विकसित हुआ भरत मुनि से। ठीक है, उसके बाद उन्हीं से ये हो के अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास जी का है। फिर मध्यकाल में लोक नाटक परंपरा आया। मध्यकाल में क्या आया? लोक नाटक परंपरा, जैसे रामलीला, रासलीला, है ना। और इसमें क्या है? इस प्रकार की विधाएं, स्वांग हो गया, इस तरह की विधाएं क्या हुआ? विकसित हुआ। उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था? ये सब तो कहानी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो भरत मुनि का, ये सब। ठीक है, फिर आधुनिक काल का आया। ठीक है, आधुनिक काल का आया। तो इसमें हमारे जो भरतेंदु जी थे, इनका टाइमलाइन क्या था? तो 1850 से लेके 1900, याद रहेगा। ठीक है, 1900, 1850 से लेके 1900 तक था। और इन्हें प्रवर्तक भी माना गया और जनक भी माना गया। ठीक है, तो है ये। उसके बाद हमारा क्या है? हिंदी एकांकियों और हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। ठीक है, इससे पहले हम लोग को क्या थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदी नाटक और एकांकी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका 5 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग नाटक को देखेंगे और इधर एकांकी को। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो नाटक क्या होता है? विस्तृत होता है। ठीक है, नाटक क्या होता है? विस्तृत होता है। और ये क्या होता है? और ये किसी भी जीवन का मतलब एक घटना, एकदम जीवन की एक घटना। जैसे हमको अगर राम जी का विवाह पे करना है तो क्या होगा? हम बस विवाह का ही दिखाएंगे, पूरे उनका जीवन का हम नहीं दिखाएंगे, है कि नहीं। और इसमें क्या होता है? बहुत अंक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? एक होता है। इसमें अंक कितने होते हैं? एक होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? कथा के साथ और भी सहायक कथाएं होती है, वो भी चलती है, जो कि क्या रहती है? गौण रहती है। कि अब दीदी इसका एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल हम लोग चलिए ये से देखते हैं एक मूवी से। तो लापता लेडीज़ है, तो उसमें क्या होता है? वो दोनों तो जो लड़का लड़की होता है उसका तो चलता है। उसके बाद साइड से क्या चलता है? जिसके साथ वो आ जाती है, वो लड़की जो आ जाती है लड़का के साथ, वो क्या करती है? एग्रीकल्चर का पढ़ाई करना चाहती है। उसके बारे में फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है। वो गौन रहता है कि नहीं। मेन क्या होता है? वो लड़का लड़की, जो इसको हीरो हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है, वो लोग है, लेकिन फिर भी उसका दिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही होता है, कुछ सहायक कथाएं भी चलती रहती है। इसमें क्या होता है? अनेक पात्र होते हैं। इसमें केवल मतलब केवल नहीं, इसमें सीमित पात्र होते हैं, लिमिटेड पात्र होते हैं। ओके, और इसमें समय का कोई पाबंदी नहीं है, आराम से 2-3 घंटे चल सकता है। इसमें क्या होता है? 10 मिनट 15 मिनट ऐसे चलता है। ठीक है, क्लियर होगा मे बी। चलिए, इकाई 2 में क्या है? प्रमुख नाटककार एवं एकांकीकार का साहित्यिक परिचय। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हाशमी भीष्म साहनी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सफदर, हाशमी एक ही व्यक्ति है। ठीक है, लंबा नाम है। इकाई 3 में क्या है हमारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी आपको पढ़ना है।
फिर जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त पढ़ना। इकाई 4 में क्या पढ़ना है? सफदर, हाशमी और औरत नुक्कड़ नाटक। फिर भीष्म साहनी का रंग दे बसंती चोला। ठीक है, तो अब हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। तो चलिए, हमारा क्या है यहाँ पे? हिंदी नाटक के उद्भव और विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया और विस्तारपूर्ण विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा भरत मुनि का दे देंगे, फिर कालिदास का दे देंगे, फिर लोक नाटक का दे देंगे, है कि नहीं? उसके बाद भरत मुनि का दे देंगे। और आपको अगर कुछ में याद है इसके अलावा तो आप सब दे के आराम से इसका सीरीज से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना अच्छा से आप कर सकते हो, है कि नहीं? देखिए, ये क्या है, आधुनिक नाटक का वास्तविक उद्भव कब माना गया? 19वीं शताब्दी से। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ। ओके, तो ये सब आप लोग आराम से ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में ज्ञान सागर में मिलेगा, तो आप बाई कर सकते हैं। और अभी आप सेमेस्टर 5 में, आपको 8 तक इसको मिलेगा, तो कोई उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 में क्या है हमारा? हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब उनको जनक माना गया, प्रवर्तक माना गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा? हाँ, उनका योगदान बहुत ज़्यादा होगा, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए, धीरे से पार करें, अगर किसी को देना होगा तो ये कर ले। इन्होंने क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाया, क्या क्या अनैतिकता को, भ्रष्टाचार को आदमी को दिखा के, हो सकता है अब उनको फील हो जाए। होता है नाटक में, हम जो देखते हैं वही फील करते हैं, है कि नहीं? तो इसे समाज को सुधारने का काम किया, है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 3। हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास की विस्तृत चर्चा कीजिए। हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास की विस्तृत चर्चा कीजिए। आप इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो कि किसी के विशेष काल के लिए या फिर विशेष उसके जीवन की घटना के लिए होता है। इसमें एक ही अंक होता है जो ऊपर बताया ना, ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4। हिंदी नाटक और एकांकी के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की भूमिका स्पष्ट की है। तो हिंदी नाटक और एकांकी के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, क्या? इकाई 2 से हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय देते हुए हिंदी नाट्य साहित्य एवं उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, चैप्टर उतना हार्ड नहीं है, तो आप अपने से आंसर भी पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा, इसीलिए इतना कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 2। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके नाटकों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उनका जन्म देख लीजिए, 1889 में काशी में हुआ था। थर्ड में क्या? सफदर हाशमी का साहित्यिक परिचय देते हुए हिंदी नुक्कड़ नाटक के विकास में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। 4। भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके नाट्य लेखन की विशेषता। आप जितने भी वहाँ पे नाटककार थे आप उनका देख लीजिएगा, ठीक ना? वही सब क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 1 इकाई 3 से भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी का कथासार प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यंग्यात्मक विशेषताओं पर विश्लेषण कीजिए। व्यंग्यात्मक मतलब कि हम जब उस बात को सीधे तरीके से ना कह के इनडायरेक्ट कहते हैं, है कि नहीं? टोंट मारना जिसको हम बोल सकते हैं लोकल भाषा में, कि हम क्या करते हैं टोंट में, और जब हम किसी को टोन मारते हैं तो क्या जो सीधा बोलते हैं उससे ज़्यादा वो जाके उसको लगता है कि नहीं कि हमको टोंट मार देती है कि नहीं? ये बहुत प्रभावशाली नाटक था। चलिए प्रश्न संख्या 2। अंधेर नगरी में सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य विवेचन कीजिए।
इसमें सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य का जो भी है उसमें करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त का कथासार प्रस्तुत करते हुए उसके राष्ट्रवादी स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो उनका जो चंद्रगुप्त का था वो आपको पढ़ना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उनके राष्ट्रवादी स्वरूप पर विवेचना करना होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के चरित्र का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचनात्मक मतलब आपको सही भी बताना है और आपको जो गलत लगा वो भी बताना है, ठीक है। इकाई 4 में है, सफदर हाशमी कृत नुक्कड़ नाटक औरत का कथानुसार प्रस्तुत करते हुए उसके सामाजिक उद्देश्य का विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में नुक्कड़ नाटक के रूप में औरत की नाट्यत्मक विशेषताओं पर विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भीष्म साहनी कृत रंग बसंती चोला का कथासार प्रस्तुत करते हुए उनके क्रांतिकारी स्वरूप पर प्रकाश डालना है, ठीक है। 4, रंग दे बसंती चोला नाटक में देशभक्ति और बलिदान की भावना का विश्लेषण कीजिए। चलिए, यहाँ तक था हमारा मेजर पेपर 9। ओके, यहाँ तक था आपका मेजर पेपर 9। अब हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 10 का, ठीक है। तो वीडियो आप लोग सेव कर लीजिएगा इतना देखने के बाद, और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मेजर पेपर 10 में हमारा भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें नाटक शास्त्र पढ़ना था, नाट्य शास्त्र। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, काव्य शास्त्र। चलिए, तो हमारे इकाई 1 में क्या है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ठीक है। इकाई 2 में शब्द शक्ति, काव्य गुण दोष। इकाई 3 में रस सिद्धांत, रस का स्वरूप, भेद, रस निष्पत्ति, साधकीकरण। ये आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि हमेशा काम आएगा रस। 4, अलंकार सिद्धांत, परिभाषा, लक्षण, अलंकार के भेद क्या, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। फिर आपको छंद, दोहा, सरोठा, रोला, चौपाई, कवित और हरिगीतिका। चलिए, इससे हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कमेंट ज़्यादा रहेगा, मेजोरिटी में रहेगा, तो हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे अगर आपका कमेंट रहेगा तो। अदरवाइज़ अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, काव्य लक्षण की परंपरा का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए तथा प्रमुख आचार्यों के काव्य लक्षणों की समीक्षा कीजिए। काव्य लक्षण मतलब उसका क्या है, उसके डेफिनेशन है, ठीक है। काव्य का डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि काव्य आखिर है क्या। प्रश्न 2 में है, काव्य हेतु से आप क्या समझते हैं, काव्य हेतु से आप क्या समझते हैं, काव्य रचना के प्रमुख हेतुओं का विस्तार पूर्वक कीजिए। तो काव्य हेतु का मतलब क्या, वे कारण या प्रेरक तत्व जिनके कारण कवि काव्य की रचना करता है। वो उसको प्रेरक, उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है और क्या कारण होता है उसकी रचना करने का, है कि नहीं। होता है जब हम लोग पे आप बीतता है तभी हम लोग नॉर्मल पीपल, जब हम लोग को अपने में फील होता है तभी हम लोग लिख पाते हैं, है कि नहीं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में काव्य प्रयोजन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख भेदों का विवेचन कीजिए। तो काव्य प्रयोजन क्या है, तो काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना का उद्देश्य या लक्ष्य, ठीक है। काव्य रचना का उद्देश्य या लक्ष्य मतलब जो हम कार्य जो रचना किए हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। कभी कभी हमें इंजॉयमेंट के लिए होता है, कभी कभी समाज को सुधारने के लिए होता है, कभी जागरूक करने के लिए होता है। अलग अलग रचना का अलग अलग क्या हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है कवि के अनुसार, है ना। सिर्फ ये मनोरंजन के लिए नहीं है, हमें भी पता है ना।
चलिए प्रश्न संख्या 4, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में पारस्परिक संबंध क्या है, इसको स्पष्ट करना है। ये तो पहला बात क्या है कि ये तीनों क्या है, मूल स्तंभ है ना, पिलर है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। कोई एक भी मिस रहेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। चलिए मेजर पेपर 10 का ही है। चलिए दूसरा, शब्द शक्ति की कल्पना स्पष्ट करते हुए अभिधा लक्षण एवं शक्तियों का उदाहरण सहित पूर्वक विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। शब्द शक्ति से मतलब क्या है, ऐसा हम लोग शब्द जो अंतर्निहित क्षमता से है ना, जिसके माध्यम से अर्थ को प्रकट करता है। हमें जब कोई चीज होता है, शब्दों का चयन हम लोग का बढ़िया होता है तो क्या होता है, कभी कभी दोहरा मीनिंग भी हम लोग निकालते हैं ना। चलिए देख लीजिए क्या क्या, अभिधा शक्ति है, लक्षणा शक्ति है, उसके बाद हमारा व्यंजना शक्ति है। प्रश्न संख्या 2, अभिधा लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का पारस्परिक संबंध है, स्पष्ट करते हुए काव्य में उनकी भूमिका विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 3, काव्य गुण की संकल्पना स्पष्ट करते हुए प्रमुख काव्य गुणों का आचार्य मतों के आधार पर विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। देख लीजिए इसका क्या क्या गुण है। प्रमुख काव्य गुण क्या है, ओज गुण। ओज गुण में क्या है, गंभीरता और शक्ति और उत्साह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओज गुण में गंभीरता होता है, शक्ति होता है और उत्साह होता है। और ओज गुण में क्या होता है, यह वीर, रौद्र और भयानक से अनुकूल होता है, मतलब इसका। चलिए माधुर्य गुण में क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें कोमलता, सरसता और मधुरता होती है। जब हम प्रकृति के बारे में लिखते हैं तो अधिकतर क्या माधुर्य गुण का प्रयोग करते हैं ना। प्रसाद गुण, इसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता होता है, तुरंत समझ में आ जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, काव्य दोष का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रमुख काव्य दोषों का उदाहरण सहित विस्तृत कीजिए। तो काव्य दोष क्या है, तो देखिए प्रमुख काव्य, और ये जो क्या है काव्य दोष, मतलब जो रस में विघ्न डाले, है कि नहीं, आचार्य दंडी के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या होता है, तत्व जैसे काव्य की सुंदरता उसके रस को, प्रभाव को बाधित करती है। जो हम बताना चाहते हैं वो उभर कर आता नहीं है ना, हमारे दोष के कारण। तो प्रमुख दोष क्या हो सकता है, अस्पष्टता दोष, है ना, अर्थ का स्पष्ट ना होना। पुनरुक्ति दोष, एक ही बात को आप अनावश्यक अननेसेसरीली आप उसको रिपीट करिएगा तो क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष। क्लिष्टता दोष, अत्यधिक कठिन शब्दावली है, जब हम कॉम्प्लेक्स शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जब तक हमें टीचर ना पढ़ाएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अप्रासंगिकता दोष, विषय से भटकाव, हम शीर्षक कुछ और दिए उसके बाद हम कुछ वहाँ और बता रहे हैं ना। और अयुक्त अलंकार दोष, अनुचित अलंकार का प्रयोग से हो जाता है। चलिए इसीलिए हमें दोष रहित बनाना है, इनको ध्यान में रख के। मेजर पेपर इकाई 3 का यूनिट 3 का है। प्रश्न संख्या 1, रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के महत्व का विस्तृत विवेचन कीजिए। और हमें भी ये पता है कि काव्य शास्त्र में क्या रस का सिद्धांत सर्वाधिक महत्व है ना, इसके बिना सब अधूरा माना जाता है। यूनिट क्वेश्चन नंबर 2, रस के भेदों का स्थायी भाव के आधार पर विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो हमारे जो रस के भेद है उसका स्थायी भाव क्या है, उनमें इसको देखना है। हमारे उसी से वर्गीकरण हुआ है रस का प्रकार, है ना।
तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास क्या होते हैं, 9 रस होते हैं। देखिए तो श्रृंगार रस में क्या, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। 9 रस में से कोई एक रस का स्थायी भाव पूछेगा ही आपका 1 नंबर में, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। ठीक है, ये और इसमें क्या होता है, यह प्रेम और सौंदर्य का रस है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ओके, और यह श्रृंगार का, यह रस काव्य का राजा माना जाता है। ओके, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या है बच्चों, रति। याद रहेगा आपको, रति। चलिए हास्य का तो इजी है, क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। ठीक है, स्थायी हास्य हो जाएगा। इसमें रस में हंसी, विनोद और उपहास का भाव मिलता है आपको यहाँ पे, है ना। करुण रस में आपको क्या होता है, शौक। ठीक है, दुख, पीड़ा, करुणा की अनुभूति से उत्पन्न होता है। और आपको रौद्र रस में क्या मिलेगा, गुस्सा मिलेगा। यानी हमको सारा हमको पता चल जाएगा, लेकिन कुछ जैसे श्रृंगार का रति वो याद रखने लायक है, बाकी आप ये सब भी कर सकते हैं खुद से। रौद्र का तो आपको क्रोध ईजिली हो जाएगा आपका। वीर रस का भी उत्साह आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, जिसमें पराक्रम, शौर्य, हम लोग को जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए पोएम वगैरह लिखते हैं उसमें क्या होता है, वीर रस होता है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। ठीक है, भय, डर और आतंक की अनुभूति। विभत्स रस क्या होता है, जुगुप्सा, मतलब घृणा, वितृष्णा से उत्पन्न रस। ओके, विभत्स का क्या होगा, जुगुप्सा। तो आपको ये श्रृंगार का रति और विभत्स रस का जुगुप्सा, ये खाली याद रहेगा। अद्भुत रस, स्थायी भाव क्या है, विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य और चमत्कार का रस। आपको क्या हो जाता है, विस्मय आदि, जिसको बोधक, जिसे मतलब आपको आश्चर्य होगा, है ना, सरप्राइज फील करेंगे। शांत रस में क्या होगा, स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है, वैराग्य, शांति और आत्मिक संतोष का रस। ठीक है, तो याद हो गया, हो गया होगा आपको। और हर एक प्रत्येक रस का अपना अपना क्या है, विशिष्ट है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए विभाव, अनुभव और व्याभिचारी भावों की भूमिका विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, विभाव को क्या बोलते पता है, विभाव एक कारण होते जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं। जैसे कैसे का जो हमारे रस थे उसके कैसे जागृत होंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, विभाव। ठीक है, अनुभव क्या होता है, इसमें क्या होता है, आंतरिक भाव प्रकट होते हैं, जैसे आंसू, मुस्कान, कंपन आदि। ठीक है, इसको साइकोलॉजिकल जो हमारा फीलिंग होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, व्याभिचारी भाव। ठीक है, चिंता, हर्ष, लज्जा। प्रश्न संख्या 4, साधनीकरण से आप क्या समझते हैं, रस निष्पत्ति में साधनीकरण की भूमिका विवेचन कीजिए। ओके, चलिए यूनिट 4 से हमारा क्वेश्चन है अलंकार से। तो अलंकार सिद्धांत की परिभाषा स्पष्ट करते हुए अलंकार के स्वरूप, महत्व एवं भेदों का विस्तार पूर्ण विवेचन कीजिए। ये रस के भेद और अलंकार दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके आएंगे ही आएंगे, तो आपको इसको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, देखिए अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है, आभूषण। जैसे एक स्त्री के लिए आभूषण कितना ज़रूरी होता है। हाँ, बिना आभूषण के आपकी मम्मी निकलती नहीं होगी, इवन आप नहीं निकलते होंगे। दैट इसी तरह हमारे काव्य के लिए भी आभूषण की ज़रूरत होती है, उसको सुंदर बनाने के लिए, है कि नहीं। चलिए उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार के हम लोग भेद देख लेते हैं। ठीक है, अलंकार के प्रमुख भेद, शब्दालंकार, जहाँ शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में क्या होता है, जहाँ हमारे शब्द के, वर्ड के वजह से क्या होता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार करते हैं। और अर्थालंकार मतलब जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द मायने नहीं रखता, अर्थ मायने रखता है, तो उसे अलंकार, अर्थालंकार कहते हैं। शब्द में शब्द, अर्थ में अर्थ, याद रहेगा। इसके अंदर फिर डिवाइडेड है ना, आगे आपको मिल जाएगा। चलिए अनुप्रास, यमक एवं श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं लक्षण बताइए। तो अनुप्रास अलंकार हम लोग देख लेते हैं। जब किसी पद या पंक्ति में समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, काव्य की मधुर चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, वर्णों, वर्ड नहीं बोला है बच्चों, वर्ण, वर्ण मतलब क ख ग में जो हमारा सिंगल वर्ड्स है, शब्द बोलता है तब आपको वो देखते, ठीक है। तो वर्ण, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ण और शब्द में। तो जब हमको वर्णों की जब बार बार आवृत्ति हो, बार बार रिपीट करे, तो जैसे उदाहरण क्या है, चंचल चितवन चिता चुरा ले गई, मतलब यहाँ पे च वर्ण का बार बार ये हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे च वर्ण का क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है। ओके, याद रहेगा ना। चलिए, ख में क्या आपका यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक ही स्थान पर बार बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ विभिन्न हो, तब उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। जब एक ही शब्द एक ही स्थान पर बार बार आए, शब्द सेम रहेंगे लेकिन आगे उसका वर्ड क्या हो जाएगा, उसका मतलब अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा होता है, तब ये क्या होता है, यमक अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक काय। मतलब यहाँ पहले कनक का अर्थ क्या है, यहाँ पे सोना, और दूसरा कनक का अर्थ है यहाँ पे क्या है, धतूरा है, ठीक है। फिर एक सिंपल सा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। तो एक काली घटा का क्या है, बादल, और एक घमंड का घटा का मतलब जब हमारा कोई इमोशंस घट रहा है तो वहाँ पे वो वाला है, ठीक है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या था, एक ही शब्द या पद एक साथ अनेक अर्थ निकले तब उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। हरि हरि बोल, तो यहाँ हरि के अर्थ विष्णु शिव सिंह भी हो सकते हैं, ठीक है, एक ही शब्द के अलग अलग भिन्न। चलिए, प्रश्न संख्या 3, उपमा अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लक्षण में उदाहरण सहित बताइए। तो उपमा अलंकार क्या है, इसके जैसे मानो शब्द, मतलब उपमा में क्या होता है, मानो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, जहाँ भी आपको मानो जानो ये सब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। उसका मुख चंद्रमा के समान है, हमको मानने बोल रहा है क्या, यहाँ पे चंद्रमा को किससे कंपेयर कर रहा है, ह्यूमन से, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब हम बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज़ को बोलते हैं, हनुमान ने एक छलांग में समुंदर पार कर लिया, तो ये थोड़ा क्या माना जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। उसके बाद एक है ये राणा जी का सोचते रहे और चेतक पार कर जाता है वो, तो वो भी बोला जाता है कि क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो फूल धरती पर आकाश उतार दिया हो, ठीक है, ये क्या है, कल्पना है इसमें हमारा। उसके बाद क्या है, फोर्थ में आपका छंद की परिभाषा स्पष्ट करते हुए प्रमुख छंदों दोहा, सौठा, रोला, चौपाई, कवित एवं हरि गतिका का विस्तृत विवेचन कीजिए। देखिए, दोहा छंद है, सरोठा छंद, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। चौपाई छंद, कवित छंद, हरि गीतिका छंद, है ना। चलिए, अब हमारा क्या है, मेजर पेपर 9। ओके, मेजर पेपर 9 में क्या, प्रयोजन मूलक हिंदी। अब प्रयोजन मूलक हिंदी में यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या अवधारणाएं, क्या है संभावनाएं, क्या है अभिप्राय, क्या है विशेषता, क्या है रोजगार के क्षेत्र, क्या है स्कोप, ठीक है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, प्रयोजन हिंदी के प्रयुक्ति और क्षेत्र, कार्यशैली हिंदी, तकनीकी हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, संचार माध्यम की हिंदी। इकाई 3 में क्या है, प्रशासनिक हिंदी, निर्धारित शब्दावली। इकाई 4 में पत्र लेखन, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक पत्र लेखन और प्रारूपण एवं टिप्पणी, आपको किसी पे भी एक पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए, यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए तथा उसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे तो हमारे अपने हम कार्य की सिद्धि कैसे करते हैं, कार्य की सिद्धि अलग अलग फील्ड में, ठीक है, व्यवहारिक, व्यावसायिक और उपयोगिता। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ और सुंदर से ज़्यादा हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यही है, जैसे हम लोग अलग अलग रोजगार, प्रशासन, कार्यालय, तकनीक, व्यापार सब में अलग अलग करते हैं कि नहीं, तो वही है प्रयोजन मूलक हिंदी। ओके, अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2,
प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं और विवेचन कीजिए। इसमें क्या हम लोग किसी निश्चित उद्देश्य या प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं ना। इसमें अपना भावना नहीं बल्कि स्पष्ट सूचना प्रदान करना होता है। इसमें देखिए इसके कुछ प्रमुख गुण क्या क्या है: स्पष्टता, संक्षिप्तता, सटीकता, औपचारिकता, व्यावहारिकता और मानकीकरण। प्रश्न संख्या 3, प्रयोजन मूलक हिंदी की संभावनाओं का विवेचन कीजिए तथा आधुनिक समाज में उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4, रोजगार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। इकाई 2 में प्रयोजन मूलक हिंदी की नियुक्ति से आप क्या समझते हैं? विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका से विस्तार से विवेचन कीजिए। प्रश्न संख्या 2, कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषता एवं महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो कार्यालयी हिंदी क्या है? इसमें हम लोग का स्पष्टता देखना होगा, है कि नहीं, औपचारिकता देखना होगा, मर्यादा में रहना होगा। तो यही है, देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है: अस्पष्ट एवं सटीक भाषा, संक्षिप्त वाक्य संरचना, निर्धारित शब्दावली का प्रयोग, शिष्ट एवं औपचारिक शैली, तार्किक क्रमबद्धता, है ना। थर्ड में क्या हमारा तकनीकी हिंदी एवं व्यावसायिक हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तकनीकी हिंदी में हम लोग क्या, जब हम लोग प्रयोग क्या विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग ये सब में करते हैं ना, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। और व्यावसायिक में क्या हो गया, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, विज्ञापन हो गया, पत्राचार हो गया, ये सब हम लोग क्या व्यावसायिक हिंदी हो गया हमारे लिए। साहित्यिक हिंदी एवं संचार माध्यम की हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। साहित्यिक हिंदी में हम क्या देखते हैं, सौंदर्यता देखते हैं, है ना, और उसमें क्या देखते हैं, स्पष्टता देखते हैं, अर्थ देखते हैं। इकाई 3 प्रशासनिक हिंदी से है हमारा क्वेश्चन। इसका एक बार आप मतलब देख ही लीजिए, ठीक है ना। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पार कर देने में, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हम लोग को करना पड़ रहा है। देखिए प्रशासनिक हिंदी में क्या, अधिसूचना का मतलब सरकारी सूचना या आदेश। परिपत्र का मतलब सभी को भेजा जाने वाला पत्र। प्रस्ताव मतलब किसी कार्य के लिए रखा गया सुझाव, अप्रोच, है ना। अनुमोदन मतलब स्वीकृति देना। स्वीकृत मतलब मंजूरी, अस्वीकृत नामंजूरी। निर्देश, आदर्श। अनुदान मतलब आर्थिक सहायता। निविदा मतलब टेंडर। आवेदन मतलब प्रार्थना पत्र। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। स्मरण पत्र मतलब रिमाइंडर। कार्यान्वयन मतलब लागू करना। स्तुति मतलब सिफारिश। पूर्ण विचार मतलब दोबारा विचार। स्थगन मतलब रोकना। स्थायी मतलब स्थिर। अस्थायी मतलब अस्थिर हो जाएगा। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व मतलब जवाबदेही। अधिकार, हक। पत्राधिकार मतलब अधिकार प्राप्त। तो ये सब हमारे क्या है, प्रयोजन हिंदी, ऐसे हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं ना। इकाई 4 से देखते हैं हम लोग। सरकारी पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं, लेकिन आपको इसमें से क्या पूछेगा, लिखने के लिए भी देगा, ठीक है। सरकारी पत्र के स्वरूप, भाषा एवं विशेषताओं का विस्तार से विवेचन कीजिए। प्रश्न संख्या 2, अर्ध सरकारी पत्र क्या है? इसके उद्देश्य, स्वरूप एवं सरकारी पत्र से अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पे क्या, लेकिन अर्ध सरकारी में भी हम लोग सारा क्या करते हैं, शीघ्र कार्य संपन्न, अनौपचारिक सुझाव देना, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना। प्रश्न संख्या 3, व्यावसायिक पत्र लेखन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके महत्व और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रारूपण एवं टिप्पणी मतलब नोटिस राइटिंग क्या है, इसको आपको बताना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आपको और एक बार बता दूं कि 60 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगा अप टू सेमेस्टर 8 तक। अगर मेजोरिटी में अगर रहेगा तो जैसे काव्य वाला थोड़ा टफ है तो उसको हम लोग कर सकते हैं, तो अगर मेजोरिटी में कमेंट रहेगा तो उसको हम लोग
कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और अच्छे से रहिए आप लोग। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।